Assalamualaikum class. Welcome to the class of न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री। न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे सारे के सारे न्यूट्रिशन फूड रिलेटेड के जो भी हम खुराक खा रहे हैं उसमें क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, किस तरह की खुराक हमें खानी चाहिए, क्या किस चीज़ के हेल्दी एस्पेक्ट्स हैं और क्या किस चीज़ के जो है हार्मफुल एस्पेक्ट्स हैं। तो ये सब कुछ पता करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फ़ूड क्या है। बट इज़ फूड, हम किस चीज़ को फूड कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हम सारे के सारे फूड स्टफ़ का कॉन्सेप्ट लेंगे। फूड क्या होता है? फूड कोई भी ऐसी खाने के काबिल चीज़ होगी जिसको खा के आपकी बॉडी में आपकी बॉडी को हेल्प आउट होगी ग्रो करने के लिए, रिपेयर करने के लिए या मेंटेनेंस के लिए। तो फूड इज़ एन एडिबल मटीरियल दैट सपोर्ट्स, जो सपोर्ट कर रहा हो ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। एनी एडिबल सब्सटेंस दैट वी कंज्यूम, और जिसको हम कंज्यूम करते हैं और उसमें से हम न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हमारी बॉडी का पार्ट बन जाता है। जैसे देखो, एक बच्चा छोटा होता है, वो खुराक खा रहा होता है और खाते खाते ग्रोथ हो जाती है उसकी, वो बड़ा हो जाता है फिज़िकली भी, मेंटली भी और इमोशनली भी, हर तरह से वो स्ट्रॉन्ग हो रहा होता है खुराक की वजह से। फूड को और हम क्या कह सकते हैं, वट फूड डज़ इन द बॉडी डज़ थ्रू द न्यूट्रिएंट्स इट कंटेन्स। अब वो जो खुराक है उसको वो हमारी बॉडी में जाके उसमें से ऐसा क्या निकल रहा होता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी का वो पार्ट बन रही होती है, हमारे अंदर ग्रोथ आ रही होती है, हमारे अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं। जो चीज़ होती है जो हमारी बॉडी का पार्ट बन जाती है फूड में से, वो होते हैं उसके न्यूट्रिएंट्स। हम यही कहते हैं ना कि इसमें इसका कैलोरी कंटेंट क्या है, और इसमें कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, इसमें कितने विटामिन्स हैं, इसमें कितने मिनरल्स हैं। फूड चार्ट बना हुआ होता है ना, कोई भी चीज़ आप बाहर से ख़रीदें, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई स्नैक्स वगैरह भी ख़रीदें तो उसके बैक साइड पर पूरा प्रॉपर लिखा हुआ होता है कि इसमें कितनी किलो कैलोरीज़ हैं, इसमें कितनी एनर्जी, इसमें कितना सोडियम है, वो सब कुछ लिखा हुआ होता है। तो वो सारे वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो उस फूड के अंदर होते हैं, जिसको खाने के बाद वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी का पार्ट बन रहे होते हैं, हमारी बॉडी उसको टेकअप कर रही होती है, उसको ही यूटिलाइज़ कर रही होती है उन न्यूट्रिएंट्स को, और फिर ग्रो कर रही होती है और अपने आप को मेंटेन रख रही होती है, हेल्दी हो रही होती है और स्ट्रॉन्ग हो रही होती है। ऑल न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द बॉडी आर अवेलेबल थ्रू फूड। तो जितनी भी चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट होती हैं, जितने भी केमिकल कंपाउंड्स, न्यूट्रिएंट्स जो हमें चाहिए होते हैं, वो हमें खुराक से ही मिल रहे होते हैं। कभी आपने देखा है कि खाने के बगैर तो किसी का सर्वाइवल नहीं है ना। आप एक 30 महीने 30 दिन जो है वो फास्टिंग भी करते हो रमज़ान में, तो उसमें भी आप एक टाइम तो खाना खा रहे होते हो, 2 टाइम आप खाना खा रहे होते हो, सहरी और इफ्तारी कर रहे होते हो, दरमियान में थोड़ी सी जगह पे गैप छोड़ते हो और फिर दोबारा से वही रूटीन पे चले जाते हो। लेकिन खाने के बगैर तो कोई सर्वाइवल नहीं है। स्टारवेशन के बाद एट द एंड डेथ है। तो फूड की वजह से ही, खुराक की वजह से ही हम अपनी बॉडी को मेंटेन रख रहे होते हैं। अब आगे हमने देखना है कि न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से हमारी बॉडी वो जो खुराक है जो हम खा रहे हैं, जो खाना है, उसको एब्जॉर्ब करी होती है अपनी बॉडी के अंदर। जो एब्जॉर्ब करने का, उस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होंगे जो हमारी जिसकी वजह से, जैसे मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अगर हमने फॉर एग्जांपल एक रोटी खाई है तो वो हमारी बॉडी के अंदर क्या होगी, पहले डाइजेस्ट होगी, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, मोनोसेकेराइड्स में, और फिर हमारी बॉडी उसको टेकअप कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। तो वो जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो कहलाएगा मेटाबॉलिज्म। और जिस तरह वो फूड यूटिलाइज़ करी होती है अपनी बॉडी, उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। वो सारे के सारे प्रोसेसेस जो बॉडी यूज़ करी होती है यूटिलाइज़ करने के लिए उस खुराक को, ताकि हमारी बॉडी ग्रो कर सके और मेंटेन कर सके और हेल्दी रह सके, वो सारा का सारा प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन। अ साइंस ऑफ फूड, मेटाबॉलिज्म है साइंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, इस तरह की चीज़ों की, ठीक है। लेकिन न्यूट्रिशन जो है वो है साइंस ऑफ फूड। इसमें सारी के सारी खाने से रिलेटेड चीज़ें हम पढ़ते हैं, और उसका रिलेशनशिप विद हेल्थ, ठीक है। जब हम मेटाबॉलिज्म देख रहे होते हैं तो उसमें हम हेल्थ का रिलेशन नहीं लेकर आ रहे होते। हम ये नहीं देख रहे होते कि ये वाला खाना खा के, ये वाला कार्बोहाइड्रेट खा के हम मोटे हो रहे हैं या ये वाला कार्बोहाइड्रेट खा के हम पतले हो रहे हैं, हम ये चीज़ नहीं देख रहे होते। जबकि न्यूट्रिशन के अंदर हम डायरेक्टली रिलेट कर रहे होते हैं उस खाने को अपनी हेल्थ से, अपनी मेंटेनेंस से, अपनी स्ट्रेंथ से। बॉडी की हेल्थ यहाँ पर ज़्यादा नेसेसरी होती है।
तो न्यूट्रिशन एक ऐसी साइंस है, द साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशनशिप टू हेल्थ एंड कंसर्न विद द पार्ट प्लेड बाय फूड फैक्टर्स इन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। और ये एक पूरी की पूरी साइंस है जिसके अंदर हम रिलेशनशिप देखते हैं फूड का विद हेल्थ और न्यूट्रिएंट्स का रिलेशनशिप कि वो किस तरह हमारी बॉडी को मेंटेन कर रहे होते हैं। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, न्यूट्रिशन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द प्रोसेसेस बाय विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिसीव्स एंड यूजेस द फूड मटेरियल नेसेसरी फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस, फंक्शन एंड रिपेयर ऑफ द कंपोनेंट पार्ट्स। तो ये सारी की सारी डेफिनेशंस हैं, आप कोई एक भी कर सकते हो, आप सारी की सारी भी याद कर सकते हो। अब न्यूट्रिशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं टू प्रमोट द फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। देखो ना, आप खाना खाओगे तो ही फिजिकली आप ग्रो करोगे, आप मेंटली स्ट्रांग होगे, खाने के बगैर तो नहीं है ना। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो तभी होगी ना जब आप इनटेक कर रहे होगे कुछ ना कुछ बाहर से। तो न्यूट्रिशन का पहला ऑब्जेक्टिव ये है। बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज़, बिल्कुल सही, कि जब तक आप खाना नहीं खाओगे तब तक आपके टिश्यूज़ के अंदर रिपेयर और नए बिल्डअप नहीं होंगे, एनर्जी नहीं आएगी। एनर्जी के भी तो पूरे साइकिल चल रहे हैं ना, जैसे एनर्जी हम फूड मटेरियल से ले रहे होते हैं ऐसे ही हम बहुत सारे ऐसे केमिकल कंपाउंड्स ले रहे होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं उस फूड से, जो कि आपकी बॉडी के अंदर जाके हेल्प कर रहे होते हैं आपको रिपेयर करने में, आपकी बॉडी का पार्ट बन रहे होते हैं, आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं, और जितने भी इन्फेक्शंस और इंजरीज हुई हुई होती हैं उसको हील कर रहे होते हैं। टू प्रोवाइड एनर्जी, ठीक है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। खुराक के बगैर तो एनर्जी नहीं है ना, एटीपी की प्रोडक्शन नहीं होगी जैसे हमने पीछे पढ़ा था। नहीं, आप लोगों को शायद मैंने नहीं पढ़ाई है मेटाबॉलिज्म। टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन बींग्स फ्रॉम इन्फेक्शंस एंड डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। और जैसे जितना ज़्यादा आप हेल्दी ईटिंग कर रहे होते हो उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है, कैपेबल होती है कि, और आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है और आप डिजीज़ से उतना ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहते हो। एक सेहतमंद इंसान जो होता है उस पर बीमारियां कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू वो इंसान जो वीक हो। और वीक वो क्यों होता है? क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन होता है उसका कि वो खाना किस तरह का खा रहा है, आपका लाइफस्टाइल क्या है, आप जो फूड खा रहे हो वो क्या है। आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे होगे, आप अच्छा हेल्दी ईटिंग नहीं कर रहे होगे, आपकी ईटिंग हैबिट्स के अंदर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दही, दूध इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, और बर्गर्स, चॉकलेट्स, पिज़्ज़ा वगैरह होगा, तो फिर ओबेसिटी भी आएगी और फिर आप वीक भी हो जाओगे, क्योंकि वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें चाहिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए वो आपको नहीं मिल रहे हैं। अब आगे हमने देखना है कि फ़ूड की कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है। यहाँ फ़ूड को हम डिफरेंट तरह से क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले हम उसको देखेंगे अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन, कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ हुआ है। इधर वो एक प्लांट सोर्स है या फिर वो एनिमल सोर्स है। अब फूड तो इसी तरह होता है ना, या तो हम खा रहे होते हैं फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वेजिटेबल्स होंगी तो वो क्या होंगी, वो होंगी प्लांट सोर्स, या हम खा रहे होंगे मीट या एग या मिल्क, तो वो सारा कुछ क्या होगा, वो होगा एनिमल सोर्स। तो अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन फूड दो तरह से होता है, फूड ऑफ प्लांट ओरिजिन एंड फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन। अब हम देखते हैं कि प्लांट्स से जो ओरिजिनेट हुआ वो होता है फूड, वो कैसे है। मैनी प्लांट्स एंड प्लांट्स पार्ट्स आर टेकन एज फूड, ठीक है। कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं प्लांट के जो हम इंसान खाते हैं? हम वेजिटेबल्स खाते हैं, हम सीड्स खाते हैं, हम जो है रूट्स भी खाते हैं, जैसे अदरक और प्याज होते हैं, और ऐसी मूली और गाजर इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं, वो उसका रूट वाला पार्ट ही होता है ना। अंडरग्राउंड जो वेजिटेबल्स होती हैं वो होती हैं। और सीड्स आर गुड सोर्स ऑफ फूड फॉर एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स बिकॉज दे कंटेन न्यूट्रिएंट्स। और हम बहुत सारे तिल होते हैं और सीड्स होते हैं डिफरेंट, जैसे वो होते हैं खरबूजे के बीज होते हैं, वो सब कुछ भी तो हम लोग खा सकते हैं ना, हम खाते हैं, तो वो रिच होते हैं न्यूट्रिएंट। जैसे आप वो जैसे लड्डू होते हैं उनके अंदर सीड्स डले हुए होते हैं वाइट कलर के, तो वो सारे के सारे हाई एनर्जी के सोर्सेज होते हैं, तो वो भी इंसान खाते हैं। लेकिन तमाम के तमाम हर चीज़ के सीड भी एडिबल नहीं होते हैं। बहुत सारे सीड्स ऐसे होते हैं जो पॉइजनस भी होते हैं, जैसे उन्होंने बताया हुआ है एप्पल और चेरी के जो सीड्स होते हैं उसमें साइनाइड होता है, और साइनाइड जो होता है वो पॉइजन होता है। बहुत ज़्यादा एक्सेस में अगर आप एप्पल सीड्स खा लोगे तो डेथ हो जाती है। और ये जो एप्पल सीड्स हैं ये
पुराने वक्तों में ऐसे केसेस हैं कि जहाँ पर क्रिमिनल ने मर्डर करने के लिए किसी इंसान को एप्पल के सीड्स का पाउडर बना के वो किसी तरह इनटेक करवा दिया और उसकी वजह से उस इंसान की डेथ हो गई। तो इतने ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर आप वो चीज़ खा लोगे तो आपके पास उसके अच्छे इफ़ेक्ट नहीं होंगे, उसके बुरे इफ़ेक्ट होंगे। तो हमें ये पता होगा कि कौन सा फूड हमारे खाने में बेनिफिशियल है और कौन सी चीज़ हमारे लिए पॉइजनस है, तो ही हम डिस्टिंग्विश कर सकेंगे ना, और हम तभी हेल्दी ईटिंग कर सकेंगे। अगर हमें नहीं पता होगा कि एप्पल के सीड हमने खाने हैं कि नहीं खाने हैं, तो हम उसको खा के मर जाएंगे फिर। तो ये सारी चीज़ें पता होना ज़रूरी हैं। फ्रूट्स क्या होते हैं? फ्रूट्स जो होते हैं, प्लांट्स की जो ओवरीज होती हैं वो जब राइप हो जाती हैं और अंदर उसके सीड होता है और बाहर का जो मटेरियल होता है वो फ्रूट बन जाता है, वो भी हम खाते हैं। और वेजिटेबल्स भी दूसरा एक मेथड है, सोर्स है जो हम जिसको हम एज अ फूड यूज़ करते हैं। दूसरा है हमारे पास एनिमल सोर्स ओरिजिन क्या होगा? दे आर यूज एज फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब एनिमल्स जो होते हैं, जानवर, वो उसका सोर्स वो हम डायरेक्टली खा सकते हैं और इनडायरेक्टली हम उसको यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली खा रहे होंगे तो क्या होगा कि हम उसका मीट खा रहे हैं, ठीक है, हम गोश्त खा रहे हैं उसका। वो इधर चिकन हो सकता है, वो बीफ हो सकता है, वो मटन हो सकता है, ठीक है। डिफरेंट ओरिजिन डिपेंडिंग अपॉन के कौन सा जानवर है उसके हिसाब से डिफरेंट ओरिजिन होंगे। तो वो होगा प्लांट एनिमल को हम डायरेक्टली यूज़ करें। अब एनिमल को हम इनडायरेक्टली कैसे यूज़ कर रहे होंगे? जैसे कि हम उसके बाय प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होंगे। बाय प्रोडक्ट्स क्या होंगे? उसका मिल्क, एग्स, हनी किधर से आ रहा है? वो हनी बीज से आ रहा है, हनी बीज भी तो जानवर हैं। तो ये सारा कुछ जो होगा वो इनडायरेक्ट यूज़ होगा उन एनिमल्स का, इनडायरेक्ट ओरिजिन होगा, ये भी एनिमल ओरिजिन ही होगा। अब ये फर्स्ट हो गई, फर्स्ट क्लासिफिकेशन होगी डिपेंडिंग अपॉन देयर ओरिजिन। सेकंड क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल्स जो कि हमें उस फूड से मिल रहे हैं। जैसे कि रोटी होती है वो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अब अगर आप मीट खाओगे तो वो सारी की सारी प्रोटीन उसमें से हमें मिल रही है। और जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं वहाँ पे आपको विटामिन्स भी मिल रहे हैं, वहाँ पे आपको मिनरल्स भी मिल रहे हैं, और आपको वहाँ से फाइबर भी मिल रहा है। तो किस फूड से क्या चीज़ हमें मिल रही है, कौन सा केमिकल हमें मिल रहा है, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें मिल रहा है, उसके हिसाब से डिफरेंट होगा। कि कार्बोहाइड्रेट्स मिल सकते हैं, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, यही चीज़ें हैं जो आपने मेटाबॉलिज्म में भी पढ़ी होंगी, जो हम या बायोकेमिस्ट्री, इंट्रोडक्टरी बायोकेमिस्ट्री में पढ़ी हुई होंगी ये सारी की सारी चीज़ें, कि ये सारा कुछ हम खुराक से हासिल करते हैं। आगे उन्होंने बताया हुआ है कि क्लासिफिकेशन ऑफ द फूड बाय प्रीडोमिनेंट फंक्शन। अब उस फूड को खाने से क्या स्पेसिफिक फंक्शन पे अफेक्ट होगा, वो हमें क्या चीज़ दे रहे होंगे, क्या बेनिफिशियल चीज़ दे रहे होंगे, उसके हिसाब से उन्होंने डिवाइड किया हुआ है फूड को। जैसे कि बहुत सारे फूड ऐसे होंगे जो कि हमें फ़ौरन से एनर्जी देते हैं, ठीक है। एनर्जी सप्लाइंग फूड, सीरियल्स, शुगर्स, रूट्स, ट्यूबर्स, फैट्स एंड ऑयल्स। बॉडी बिल्डिंग फूड्स, बहुत कौन से ऐसे फूड हैं जिसको खा के हमारी बॉडी में बिल्डअप होगी, जैसे मीट, मिल्क, पोल्ट्री, एग, फिशेस, पल्सेस एंड ग्राउंड नट्स। और रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के लिए वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और मिल्क होता है जो बैलेंस रखता है। तो इस तरह डिपेंडिंग अपॉन कि वो उस फूड का क्या, उसको खाने से क्या उसका फंक्शन होगा, हमने फूड को क्लासीफाई कर दिया। आगे क्लासिफिकेशन ऑफ फूड है अकॉर्डिंग टू देयर सोर्सेज, के वो किस जगह से हमें मिल रहा है, कि वो इधर कोई ग्रेन्स हैं या सीरियल्स हैं या क्रॉप्स हैं या वो राइस हैं, डिफरेंट वेराइटी है ना फूड की, या वो फ्रूट्स हैं या वो वेजिटेबल्स हैं या वो कोई सीड्स हैं, नट्स हैं, या वो शुगर है या वो मीट है या वेजिटेबल्स हैं। उसके हिसाब से डिफरेंट अकॉर्डिंग टू देयर सोर्सेज कि किस जगह से वो ओरिजिनेट हो रहा है, हम फूड को क्लासीफाई कर सकते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे? न्यूट्रिएंट्स में ना, जैसे आपको बताया कि तमाम के तमाम केमिकल कंपाउंड्स होंगे जो हमारी बॉडी टेकअप करती है और उसको लेने के बाद ग्रो करेगी और हेल्दी मेंटेनेंस रखेगी अपनी बॉडी की, वो होंगे सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस, अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स और मिनरल्स नहीं आते, इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस, तमाम की तमाम चीज़ें जिसको खाने के बाद
जो एज अ फूड हम लेते हैं और उसको यूटिलाइज़ करते हैं अपनी बॉडी में, वो न्यूट्रिएंट्स हैं। यूज़फुल केमिकल सब्सटेंसेस जो हमें फूड से मिलते हैं वो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो हेल्प करते हैं उस ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने में, वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। अब न्यूट्रिएंट्स 50 डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स सप्लाइड बाय फूड टू आवर बॉडी। अब ऐसे नहीं होगा कि एक खाना खा रहे हो तो उसमें से एक न्यूट्रिएंट ही मिल रहा है, एक चीज़ में से मोर देन वन और काफ़ी सारे अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं हमारी बॉडी को, क्योंकि वो एक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई वेजिटेबल खा रहे हो तो उसमें से कोई एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा होगा, किसी एक चीज़ की मिकदार ज़्यादा होगी उसके अंदर, लेकिन बाकी सारी की सारी चीज़ें भी उसमें समहाउ होंगी, क्योंकि वो भी तो एक प्लांट ओरिजिन से है ना, उसके अंदर भी सारी की सारी चीज़ें, उसमें प्रोटीनिशियस पार्ट भी होंगे थोड़े से, ज़्यादातर फाइबर होगा, विटामिन्स होंगे, कोई एक नहीं होगा, काफ़ी सारे हो सकते हैं। तो यही बताया हुआ, मोस्ट ऑफ द फूड्स कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स आर डिवाइडेड। अब वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं जिसकी हम बात करें हैं वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। और न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री में हम यही सब कुछ पढ़ेंगे, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होंगे जिनकी मिकदार ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा अमाउंट में उस फूड में पाए जाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और हमारे पास फैट्स, ठीक है। और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, और माइक्रो मतलब छोटा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे जो बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में उस फूड में से हमें मिल रहे होंगे, जैसे कि विटामिन्स हो गए, विटामिन्स तो माइन्यूट क्वांटिटी में होते हैं ना, मिनरल्स हो गए, सॉल्ट्स हो गए, वो सारा कुछ होएगा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। अब हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड हमेशा जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। आप कोई भी चीज़ खा रहे हो तो उसमें मेजर कंटेंट होगा वो कार्बोहाइड्रेट का होता है, और हम यूजुअली खाते भी सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ही हैं, जैसे कि हम या तो चावल खा रहे होंगे या फिर हम सीरियल्स खा रहे होंगे, रोटी खा रहे हैं, तो वो सारी की सारी कार्बोहाइड्रेट है। मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड, मेजरली जो हम फूड खा रहे होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होता है, विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, और उसी से सारी की सारी एनर्जी जो मिल रही होती है वो उस कार्बोहाइड्रेट से ही मिल रही होती है। In balanced diet, carbohydrates provide 50 to 60% of total calories taken. In excess, the carbohydrates converted into body fats. अगर आप बहुत ज़्यादा मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स खा लोगे तो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में क्या होता है, जब कोई एनर्जी एक्सेस अमाउंट में हो जाती है तो वो एनर्जी स्टोर होने लग जाती है। इसी तरह जब आप बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स खा लोगे तो फिर आपके मोटे होना शुरू हो जाएगा, ओबेज होना शुरू हो जाएगा। क्या होता है कि वो फैट्स में कन्वर्ट होना शुरू कर देते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शन क्या है, ये डायरेक्टली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, यूजफुल इन ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, ग्रोथ ऑफ यूजफुल बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया ने भी तो ग्रो करना है ना, हमारे गट के अंदर भी बहुत सारे हेल्दी बैक्टीरिया रह रहे होते हैं जो कि हेल्प कर रहे होते हैं हमें डाइजेशन में, तो उनकी ग्रोथ के लिए भी कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी हैं। बहुत सारे वाइटामिन प्रोडक्शन उसकी वजह से हो रही होती है, और एब्जॉर्प्शन और मिनरल्स, क्योंकि ये फिब्रियस होता है कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी नहीं होती है, हमारा जो वो पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक है वो ऑन द फ्लो चल रहा होता है। और आपने देखा होगा कि जब भी हम जो है सिर्फ़ और सिर्फ मीट खा रहे होते हैं तो हम उसके साथ सैलड होता है, सैलड क्या होगा, फाइबर होता है, फाइबर भी हमें यही हेल्प कर रहा होता है, सेल्यूलोज होता है, प्लांट ओरिजिन है ना, जो हमारे पास सैलड होता है तो वो फाइबर होता है। फाइबर से क्या होता है, हमारी जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो चलता रहता है। क्योंकि जो मीट होता है, जो प्रोटीन होती है, वो तो हमारी बॉडी पूरी की पूरी एब्जॉर्ब कर लेती है, उसमें से कोई चीज़ बचती नहीं है। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसमें से चीज़ें बचती हैं और फिर हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट चल रहा होता है। आगे उन्होंने बताया हुआ कार्बोहाइड्रेट्स के कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं। सबसे पहला सोर्स तो यही है ना कि स्टार्च, सीरियल्स जो हम खाना खा रहे होते हैं वो, फिर है शुगर्स हनी, ग्लूकोज, ये भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, और फिर है सेल्यूलोज, इनडाइजेस्टिबल कंट्रीब्यूट टू डाइटरी फाइबर्स, यही जिस फाइबर की जिसकी मैं आपको बात कर रही हूँ कि जिस वेजिटेबल्स खा रहे हैं तो उसमें फाइबर है तो वो सेल्यूलोज होगा, वो भी कार्बोहाइड्रेट है। आगे उन्होंने बताया हुआ है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है कि कितने ग्राम्स आपको कितना चाहिए, ये एक ओवरव्यू दिया हुआ है। कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। अब दूसरी चीज़ है प्रोटीन के बारे में मैंने आपको बताया है कि प्रोटीन जो होती है हमारी बॉडी टोटली एब्जॉर्ब कर लेती है, उसमें से कुछ बचता नहीं है। प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक है तमाम के तमाम बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं सबसे ज़्यादा मिकदार में
प्रोटीन्स जो होती हैं, जैसे हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटीनीशियस होती है, उसके ऊपर लिपिड बायलेयर होती है ना मेम्ब्रेन, उसके अंदर लिपिड्स होती हैं और उसके अंदर बड़ी बड़ी प्रोटीन्स आके अटैच हुई भी होती हैं। और सारी की सारी जो है सेल के आउटर सरफेस पे प्रोटीन्स होती हैं, रिसेप्टर्स प्रोटीन्स होती हैं, अंदर जो फंक्शनल काम कर रहे होते हैं एंजाइम्स होते हैं, वो सारे प्रोटीन होते हैं। तो जितना कुछ भी बॉडी के अंदर चल रहा होता है मेजर पोर्शन उसका प्रोटीन ही होता है। प्रोटीन इज़ द बिल्डिंग मटीरियल ऑफ ऑल बॉडी पार्ट्स। हर जगह आपको प्रोटीन ही मिलेगा, जैसे आप मसल्स देख लें वो प्रोटीन्स हैं, ब्रेन में सारे के सारे प्रोटीनीशियस थिंग्स हैं, ब्लड सेल्स के अंदर प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, स्किन, हेयर्स, नेल्स, बोन्स एंड बॉडी फ्लूइड्स, हर जगह पे प्रोटीनीशियस कंपाउंड्स हैं। प्रोटीन कंस्टिट्यूट ऑफ 20% ऑफ द एडल्ट बॉडी वेट एंड मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। प्रोटीन्स है मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, ये भी आपने पढ़ा हुआ होगा। अब इसके फंक्शन क्या है? बेसिक फंक्शन इसका ये है कि ये बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे ही हम खाना खाते हैं, हम मीट खाते हैं जिसमें से प्रोटीन होती है, वो बॉडी में जाकर डाइजेस्ट होती है और छोटे छोटे अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाती है और वो अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है सारी की सारी। क्यों? क्योंकि वो तो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। वो उसको एब्जॉर्ब करने के बाद खुद अपनी बॉडी के अमीनो एसिड्स बना देती है, अपनी बॉडी की चीज़ें बनाना शुरू कर देती है। हीमोग्लोबिन को रेगुलेट करती है मसल कंट्रैक्शन, एंजाइम, क्योंकि ये हर जगह इन सारी जगहों के ऊपर प्रोटीन है। तो जब हम प्रोटीन खाते हैं तो वो हर वो चीज़ जो है वो बैलेंस आउट हो जाती है, न्यू एंजाइम बनते हैं, हार्मोन्स बनते हैं, जो चीज़ें भी प्रोटीन के फंक्शन होते हैं वो सारा कुछ बनना शुरू हो जाता है उस प्रोटीन को खाने की वजह से। अब सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स क्या हैं? प्रोटीन भी दो तरह के सोर्सेज हो सकते हैं, एनिमल ओरिजिन हो सकता है और प्लांट ओरिजिन हो सकता है। प्रोटीन जो हम एनिमल सोर्सेज से लेंगे, फॉर एग्जांपल हम मिल्क से ले रहे हैं या मीट से ले रहे हैं, चीज़ से ले रहे हैं, फिश से ले रहे हैं, वो एनिमल सोर्स वाली प्रोटीन होगी। और प्रोटीन जो हम पल्सेस या सीरियल्स में से ले रहे हैं, यहाँ पर ज़रूर होगी लेकिन थोड़ी कम अमाउंट में होगी, एनिमल्स में ज़्यादा अमाउंट में होगी। तो वो सारी की सारी जो होगी वो प्लांट सोर्स की प्रोटीन होगी। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया? कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लिया और हमने प्रोटीन्स का ओवरव्यू ले लिया। अब हमने आगे पढ़े हैं फैट्स। अब फैट्स क्या होते हैं? फैट्स आपको पता है कि फैटी एसिड होते हैं, ट्राइसाइल ग्लिसराइड्स होते हैं, सैचुरेटेड। अब ये दो तरह के होते हैं, लॉन्ग चेन होती है ग्लिसराइड्स की, और दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब हुआ कि जैसे घी जो होता है वो नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर जमा हुआ होता है, नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर। तो वो जो होता है ऑयल कभी भी जमता नहीं है। और हम हेल्दी ईटिंग में क्या करते हैं? हम ऑल्टरनेट कर लेते हैं घी को ऑयल से, कि ऑयल जो है वो एज़ कम्पेयर टू घी हमारे लिए हमारे जो है कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाएगा, हमारी वेन्स को क्लॉग नहीं करेगा, हमें ओबेज नहीं करेगा, कम करेगा एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पास घी है उसके। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड में तमाम के तमाम एनिमल फैट्स होंगे, जैसे फ़िश ऑयल हो गया या चर्बी जो होती है वो हो गई सारी की सारी। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होंगे? ऑल वेजिटेबल्स ऑयल, ठीक है, लेकिन इसमें कोकोनट ऑयल और पाम ऑयल नहीं होगा क्योंकि वो सैचुरेटेड होता है। देखिए कोकोनट ऑयल जो होता है वो भी रूम टेम्परेचर के ऊपर सर्दियों में जाके वो भी जम जाता है और नॉर्मल भी वो जमा हुआ होता है, उसको आपको थोड़ा सा पिघलाना होता है और फिर आप यूज़ करते हो, तो वो भी सैचुरेटेड नहीं है, अनसैचुरेटेड नहीं है, वो सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर कोलेस्ट्रोलोजेनिक, दे इंक्रीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, क्योंकि सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहे होते हैं, इसलिए हमें उनको कम से कम यूज़ करना चाहिए। फैट्स अब क्या होते हैं? फैट्स हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कर होते हैं, इनका बेसिक फंक्शन ये होता है प्रोवाइड एनर्जी। 1 ग्राम अगर आप फैट खा लोगे तो 9 कैलोरीज ऑफ एनर्जी आपको मिल जाएगी। डाइटरी फैट सप्लाइज एसेंशियल फैटी एसिड्स। अब देखो ना, फैटी एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स भी हमारी बॉडी में भी तो फैटी एसिड्स हैं, तो हमें फैट्स भी रिक्वायर्ड हैं। अगर हम उनको खाते हैं तो हमारी बॉडी में जो फैटी एसिड्स हमें रिक्वायर्ड हैं हम वो उसको टेकअप कर लेंगे और वो हमारे पास हेल्प करेगा ग्रोथ और मेंटेनेंस में। अब फैट, अच्छा तो अब हमने देखने हैं फैट्स के सोर्सेज। अब फैट्स के भी दो तरह के सोर्सेज होंगे ना, एक फ़ैट वो होगा जो हमें वेजिटेबल ऑयल से मिल रहा होगा, अनसैचुरेटेड होगा, और दूसरा वो होगा जो हमें एनिमल ओरिजिन से मिल रहा होगा, जैसे बटर, घी, मीट, फ़िश ऑयल। वेजिटेबल सोर्सेज से जो मिल रहा होगा वो कैसे होगा? मस्टर्ड ऑयल हो गया हमारे पास, जिंजर ऑयल हो गया। और डेली रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास? हमें कितनी फ़ैट्स रिक्वायर्ड होंगे? मैन में 20 to 60 ग्राम्स और वुमेन में 20 to 40 ग्राम्स रिक्वायर है कि इतना हम खाएंगे तो हमारे लिए नॉर्मल है, इससे ज़्यादा होगा तो हमें मसला होगा।
आगे अब उन्होंने बताया हुआ है कि अगर हम बहुत ज़्यादा फ़ैट यूज़ करेंगे तो क्या होगा, हार्ट डिजीज़ हो जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ओबेसिटी हो जाएगी, कैंसर हो सकता है, इंटेस्टिनल कैंसर हो सकता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सारे के सारे जो इफ़ेक्ट्स हैं वो ये हैं। अब आगे हम बताते हैं कि बैलेंस डाइट क्या होती है। वट इज़ अ बैलेंस डाइट? एक ऐसी डाइट जिसके अंदर तमाम के तमाम जितनी भी ऊपर हमने चीज़ें डिस्कस कर ली हैं उनकी रेशो बैलेंस्ड हो, उन सबको मिलाकर उन वो सारी चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाइटामिन्स, हर एक एक चीज़ उसके अंदर हो, लेकिन एक स्पेसिफिक रेशो में हो जिसको खाने के बाद हमारे पास हेल्दी इफ़ेक्ट हो, बुरे इफ़ेक्ट ना हो। वो डाइट जो होगी वो होगी बैलेंस डाइट। अब आगे उन्होंने थोड़े से रिकमेंडेशंस बताई हुई हैं बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डाइट आप करें तो वो कैसी करें। वो लिखा हुआ है कि डाइटरी फ़ैट्स जो होते हैं वो आप अप्रॉक्सीमेटली 15 से 30%, मतलब फ़ैट्स आपने डेली इंटेक अगर करना है तो 30% तक कर सकते हैं। सैचुरेटेड फ़ैट्स जो होंगे वो 10% से ज़्यादा आप ना लें अपनी खुराक में। एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स भी यूज़ ना करें। कैसे नहीं करें? अब इसका क्या मतलब हुआ? रिफाइंड फ्लोर जैसे होता है मैदा, एक है हमारे पास रोटी जो हम नॉर्मल खाते हैं गंदम की, जो होती है मिक्सचर। जब उसको हम बहुत ज़्यादा रिफ़ाइन कर देते हैं तो हमारे पास निकलता है मैदा जो ऑल पर्पस फ्लोर होता है। अब अगर हम ऑल पर्पस फ्लोर को बहुत ज़्यादा मिकदार में यूज़ कर रहे हैं तो आप देखोगे कि आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि उसके अंदर फाइबर कंटेंट नहीं है, वो बहुत ज़्यादा रिफाइंड फॉर्म के अंदर है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सिर्फ नेचुरल फाइबर्स को ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। अगर उन्होंने बताया हुआ रिच सोर्सेज रिच इन एनर्जी सच एज फैट्स एंड अल्कोहल शुड बी अवॉइडेड। जिन चीज़ों से हमें फ़ौरन से इंस्टेंट एनर्जी मिल जाए वो हमारे लिए बाद में नुकसानदेह होते हैं, जैसे कि फ़ैट्स हैं। फ़ैट्स हमारे पास बॉडी में जाके चर्बी बना देंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, और अल्कोहल जो है वो तो वैसे ही प्रोहिबिटेड है। और उसके बाद भी इंस्टेंट एनर्जी अगर आपको मिल जाती है तो उसके बाद आपको उसकी लत भी लग जाती है। तो ऐसी चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म पे नुकसान देती हैं, तो वो चीज़ें यूज़ नहीं करनी। सॉल्ट, बहुत ज़्यादा सॉल्ट खाना से भी बंदा जहरीला हो जाता है, उसका बीपी बढ़ना शुरू कर देता है, और वैसे भी जो है और भी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसको हो जाती हैं, गुस्सा आने लग जाता है और पॉइजनस होने लग जाता है इंसान। तो हमारे पास जो डेली सॉल्ट इंटेक है वो भी 5 ग्राम से कम ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं ही होना चाहिए। बहुत ज़्यादा नमक भी नहीं खाना चाहिए। प्रोटीन्स कितनी खानी चाहिए? 15 to 20% ऑफ द टोटल एनर्जी इंटेक। और जंक फूड वगैरह को अवॉइड किया जाए जितना ज़्यादा हो सकता है। इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ उन्होंने बताया हुआ है कि एक बैलेंस डाइट जो है वो रिकमेंडेड किस तरह की होगी, कि कितना कितना आप क्या क्या चीज़ खा सकते हो। आगे उन्होंने बताया हुआ है जब हमने डाइट को प्लान करना होता है तो हम इस तरह करते हैं कि हम ये देखते हैं कि एक चीज़ को खाने से हमें कितनी एनर्जी मिल रही है, और हम उसकी एनर्जी के हिसाब से उसके पोर्शंस कर लेते हैं कि सीरियल्स होंगे तो हमें वो कितने खाने हैं, उसमें से जो एनर्जी निकल रही है कितनी होगी, कितना पोर्शन हमने अपनी एनर्जी का उस सीरियल से लेना है, कितना पोर्शन हमने उस वेजिटेबल से लेना है, कितना पोर्शन हमने फ्रूट से लेना है डेली बेसिस के ऊपर। तो वो सारा कुछ चेक करने के लिए जो हम एक मैप बनाते हैं उसको बोलते हैं फूड पिरामिड। The food guide pyramid is an outline of what to eat each day based on the dietary guidelines. It provides a general guide that lets you choose a healthy diet that's right for you. A pyramid calls for eating a variety of foods to get the nutrients you need and at the same time the right amount of calories to maintain healthy and physical well-being. तो इसको उस तरफ से खाने से क्या होगा? टू गेट न्यूट्रिएंट्स, कि हमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएं, और एट द एंड हमारा एनर्जी कैलोरी कंटेंट जो हमें रोज़ का चाहिए वो भी पूरा हो जाए, सारी की सारी चीज़ें भी हम खा लें। और इट लुक्स लाइक दिस, कि देखो जो ये होंगे हम सबसे ज़्यादा मिकदार में हम खा सकते हैं सीरियल्स, और फ्रूट और वेजिटेबल का इक्वल प्रोपोर्शन हमें लेना है। उसके बाद जो है ये मीट वगैरह और ये डाइटरी और ये मिल्क प्रोडक्ट्स उससे कम, और सबसे कम हमें शुगर्स चाहिए।